हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के बारे में हमने कक्षा 9th में पढ़ा था। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसको जानते हैं कि ऊर्जा जो है वो क्या होती है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। दूसरा, ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, हमने ये देखे थे 9th कक्षा में। ठीक है, ये विभिन्न रूप है तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा के रूप तो बहुत से हैं और इसको क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा का जो एक स्रोत है वो एक बड़े लंबे समय तक हमें सुविधाजनक जो है वो ऊर्जा प्राप्त कर जो है वो देता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू होता है या कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो यही है कि हम ये चैप्टर या ये हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो, अब ऊर्जा का स्रोत हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऊर्जा की आवश्यकता है ही क्यों। ठीक है, हम इसके स्रोत के बारे में पढ़े ही क्यों। तो ऊर्जा की आवश्यकता हर जगह डेली लाइफ में, हम अपनी लाइफ में देखें तो हमें हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे खाना बनाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, प्रकाश उत्पन्न करना है यातायात के लिए, ठीक है, मशीनों को चलाने के लिए, उद्योगों में, कृषि कार्य के लिए। ये तो कुछ एक हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो हमें हर चीज़ को, अगर कोई भी कार्य करना है या कोई भी हमारी शरीर की अपनी ही, अगर हम अपने क्रियाकलाप देखें अपनी बॉडी की, तो वो भी तब तक जो है वो सुचारू रूप से चलेंगे जब हमें भोजन से ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है, तो ऊर्जा जो है वो हर जगह ज़रूरी होती है। ठीक है, और इसीलिए हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि ऊर्जा के स्रोत होते हैं कौन कौन से। ठीक है, अब सबसे पहले अगर ऊर्जा का स्रोत है तो अगर आप हमारे पास ऊर्जा का जो है एक उत्तम स्रोत है तो उसके क्या जो है वो क्या होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत के कुछ एक जो हमारी आवश्यकताएं हैं या कुछ एक हमने जो मापदंड रखे हैं वो फुलफिल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो भी ऊर्जा का स्रोत है वो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, ऐसा ऊर्जा स्रोत हमने सेलेक्ट करना है जिसकी कैलोरीफिक माप क्या हो, उच्च हो, ज़्यादा। ठीक है, दूसरा, सस्ता हो एवं सरलता से सुलभ हो। ऐसा ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए जो सस्ता हो। ऐसा ना हो कि उसको हर कोई जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उस चीज़ से हमें ऐसा ऊर्जा का स्रोत नहीं चाहिए जो सबके लिए अवेलेबल ना हो। ठीक है, तीसरा, भंडारण तथा परिवहन करना आसान है। ठीक है, ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हम लेके जाएं तो उसमें कोई रिस्क ना रहे और वो आसान हो, उसको स्टोर करना भी क्या हो, इजी हो, प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो। ठीक है, और पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। सबसे महत्वपूर्ण है, देखो, कोई भी ऊर्जा का ऐसा स्रोत हमें चाहिए, ऐसा उत्तम स्रोत हो जो पर्यावरण को दूषित ना करे। ठीक है, वैसे तो आज की डेट में हमारे पास ऐसा कोई भी इतना उत्तम जो है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। हाँ, कुछ एक बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं और कुछ एक ऊर्जा के स्रोत जो है वो कम मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो हमने एक ऐसा जो है वो स्रोत चुनना होता है जो कम प्रदूषण फैलाए। ठीक है, इसके बाद ईंधन पर नज़र मारते हैं। ईंधन किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है ईंधन कहलाता है। ठीक है, वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश दे उसको हम क्या कहते हैं? ईंधन कहलाता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, घर में कुछ अभी भी जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, तो वो भी एक ईंधन है। अच्छा है बुरा है वो बात की बात है, लेकिन ईंधन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ईंधन होता क्या है। एलपीजी, ठीक है, एलपीजी हम यूज़ करते हैं, वो प्रकाश भी देता है और ठीक है, और ऊष्मा भी प्रदान करता है, तो वो क्या है? एक ईंधन है। ठीक है, ऊपर अच्छे ईंधन के गुण, बिल्कुल जो हमने ऊपर पढ़े वही अच्छे ईंधन के गुण है। ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है। उच्च कैलोरीफिक मान हो अच्छे ईंधन का, अधिक धुआं या हानिकारक गैस उत्पन्न ना करे। ठीक है, सीएनजी को माना जाता है कि ये सबसे जो है वो मतलब कम प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा इसको माना जाता है, लेकिन फिर भी हर कोई जो ईंधन होता है वो प्रदूषण तो फैलाएगा, लेकिन कोई बड़ी मात्रा में फैलाते हैं, कुछ कम मात्रा में फैलाते हैं। तो हमें एक ऐसा ईंधन चाहिए जो कम धुआं एवं हानिकारक गैसें उत्पन्न करे। ठीक है, उसके बाद मध्यम ज्वलनताप होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो वो
पहले जैसे हमने ऊपर पढ़ा, मैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो, ऐसा ना हो कि वो काफ़ी कॉस्टली हो, और हर जगह अवेलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, आसानी से जले और भंडारण और परिवहन में क्या हो, आसान हो। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा के स्रोत, दो प्रकार के स्रोत हमारे मुख्यतः होते हैं, उनको अब देखते हैं। एक है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और दूसरा है वैकल्पिक या गैर पारंपरिक स्रोत। दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं। ठीक है, एक पारंपरिक और दूसरा गैर पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक जिसको बोलते हैं। अब पारंपरिक कौन से हैं, होते क्या हैं, इनको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि होते कौन कौन से। पहला है जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा या पवन ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है, हमारे पारंपरिक स्रोत है। दूसरे गैर, सौर ऊर्जा, सोलर कुकर। ठीक है, समुद्रों से ऊर्जा जैसे ज्वारीय तरंग या महासागरीय जो हम यूज़ करते हैं। भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये वैकल्पिक है। इनका इस्तेमाल वैसे तो कम होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि कहाँ पे, और इनको उपयोग ना करने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ठीक है, तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से हुए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे स्रोत जो जन साधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम पारंपरिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो ऊर्जा के स्रोत जिनको हम बड़े कई सालों से, जो वो पिछले सालों से क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन या बायोमास। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे हमने ऊपर देखा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जो जीवाश्म से प्राप्त होते हैं। कहाँ से बनते हैं ये देखो, जो अवशेष बच जाते हैं पेड़ पौधों के या जीव जंतु के, उनके अवशेषों से जो ईंधन बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जैसे कोयला है, कोयले को बनने में जो वो हजारों लाखों साल लग जाते हैं। कैसे बनता है, जब कोई पेड़ या बहुत सारे पेड़ जो है वो ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनको जो वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो है वो कार्बोनेशन जिसको हम बोलते हैं, एक प्रोसेस, उसके द्वारा वो कोयले में कन्वर्ट होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्बनाइजेशन से ये चीज़ होती है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन कौन से, कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, और इनको लाखों वर्षों में उत्पादन होता है, और इनके भंडार क्या है, सीमित है। ये बहुत ज़रूरी है, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बहुत कम सीमित भंडार है, और इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और ये ऊर्जा के कैसे स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब अगर एक बार ये खत्म हो गए तो उनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जिनका पुनः उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, वो अनवीकरणीय। जिनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नवीकरणीय, जैसे हवा और जल इत्यादि। देखो, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। ठीक है, इससे भी कम हो चुका है, ये थोड़ा पुराना डाटा है, लेकिन अगर हम मान के चले कि अगर हम इसी तरह से, इसी रफ्तार से कोयला और पेट्रोलियम जो है वो यूज़ करते रहे या इससे बढ़ा देते हैं, तो अगले 150 साल बाद हमें जो है वो जो जीवाश्म ईंधन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण और हानियाँ क्या क्या है, इसकी क्या हानियाँ हैं जब हम जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब भी कोई जीवाश्म ईंधन जलता है तो कार्बन जो है वो मुक्त होती है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो वो उत्पन्न होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण करते हैं, और मुख्य किसका जो है वो कारण बनते हैं, अम्लीय वर्षा का, एसिड रेन का। ठीक है, दो एसिड होते हैं उसमें, HNO3 और H2SO4, जो कि जल और मृदा के संसाधनों को प्रभावित करता है। ठीक हो, अम्लीय वर्षा जैसी जहाँ पे भी पड़ेगी उस चीज़ को वो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, सबसे बड़ा थ्रेट जैसे हमने 8th में पढ़ा था, ताजमहल को भी है। ठीक है, और अगर वो पेड़ पे पड़ती है तो पेड़ जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, अगर किसी जीव पे पड़ता है तो उसको भी वो ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो जो भी जब जीवाश्म ईंधन जलेगा उसमें से गैसेज बनेगी, उसे अम्लीय वर्षा का खतरा रहेगा। ठीक है, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे धरती का जो वो अधिकतम गर्मी हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है, जब पृथ्वी का जो रिफ्लेक्टेड जो हमारी रेज होती है, ठीक है, उससे जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारी जो पहाड़ों पर जो बर्फ़ होगी वो पिघल जाएगी, जिससे हमारे समुद्री जितने भी शहर या इलाके हैं उनको काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जीवाश्म ईंधन जब भी जो है वो ये जलते हैं तो हानियाँ तो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सोचना क्या है कि जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला, दहन प्रक्रम की क्षमता
में वृद्धि, जो दहन प्रक्रम है उसकी क्षमता में अगर वृद्धि करें हम तो इससे होने वाली हानियों से कम कर सकते हैं। विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके जितनी भी नई हमारे पास टेक्निक्स है उनका यूज इस्तेमाल करें, या दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों को वातावरण में पलायन को कम करना, उसके पलायन को हम क्या कर सकते हैं, कम करके प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। ठीक है, जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसमें भी हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करेंगे। तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। इनको जो भी हमारे कोयले तथा तेल के जो यहाँ पे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इनको स्थापित किया जाता है, जिससे परिवहन में होने वाले व्यय में क्या हो जाता है, जो खर्चा होता है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। ठीक है, तो ये इसके बाद जो मेन हमारा रहेगा जो हमारा जल विद्युत संयंत्र होता है। ठीक है, ये देखो हिमाचल में भी काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। तो होता क्या है, ये जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इलाकों में भी ये बहुत चीज़ें हैं। क्या होता है कि जल को एक बड़े क्षेत्र, पहले तो बड़े ऊपर जो है वो लेके जाते हैं। ठीक है, वहाँ से उसको जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है उसको गिराया जाता है और उससे टरबाइन घुमाई जाती है और उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो अभी जो यूज़ होती है वो जल विद्युत संयंत्र से हम बिजली जो है वो यूज़ करते हैं घरों में। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है। देखो अब सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है इसमें, अब टरबाइन घुमाने के लिए जल की जो गति होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए इसको एक हाइट से फेंकना पड़ता है। लेकिन जो हमारे पास झरने हैं वो तो इतने हैं नहीं कि हम उस वहाँ पे टरबाइन घुमा सके, इसलिए क्या करना पड़ता है, बांध बनाने पड़ते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट देनी पड़ती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा व्यय जो है वो हो जाता है। ठीक है, भारत में ऊर्जा की मांग की 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्र से ही की जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज़ होता है भारत में 25% जो जल विद्युत संयंत्र से ही हमें जो है वो ऊर्जा पूरी की जाती है। इसके लाभ क्या है, देखो पर्यावरण को हानि नहीं होती है, होती तो है वैसे, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा हानि नहीं होती है। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा का एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है, ये एक नवीकरणीय स्रोत है। एक बार इसका जल का हमने इस्तेमाल कर लिया, दोबारा हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ हो जाता है। एक और यहाँ पे एडवांटेज होता है, जहाँ पे मान लो हमने बांध बना के पानी को स्टोर किया है, वहाँ पे हम उस पानी का सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, या मछली पालन के लिए, या मल्टीपर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हानियाँ क्या है, अगर लाभ है तो हानियाँ भी होगी। तो हानियाँ अगर हम देखें तो देखो क्या होता है, बांधों के निर्माण में कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। बहुत देखो, बांध बनाना हमने एक पर्टिकुलर प्लेस हमने देखना है तो वहाँ पे एक बड़ा क्षेत्र जो है वो प्लाइन करना पड़ता है, या तो लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है अगर उनके वहाँ पे रेजिडेंस है, या तो इन जो हमारी भूमि होती है कृषि योग्य वो भी उसमें ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा जितना भी पारिस्थितिक तंत्र है वो नष्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे आश्रय जितना भी जीव जंतु ले रहे थे या और जो चीज़ें थी वो सब पेड़ पौधे सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों वनस्पति का जल में डूबने से अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस का उत्पन्न होना और ग्रीन हाउस पे प्रभाव होता है। ठीक है, जितने भी पेड़ है वो जो है वो जो वो डूब जाएंगे, ऐसी परिस्थितियों में जो वो सड़ेंगे तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव की एक मुख्य गैस है। ठीक है, उसके बाद विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या। अब जो लोग वहाँ से पलायन करेंगे, जिन लोगों के घर या जो वो उस जगह आ जाएंगे, तो उनको जब वो दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो उनको जो वो रहने में दोबारा से अपनी जो है वो लाइफ को चलाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, तो इसमें होता कैसा है इसको आउटलाइन में देखते हैं। सबसे पहले देखो मैंने आपको कहा यहाँ पे जल कपाट। ठीक है, ये जब बांध है या मान लो उसको टरबाइन पे घुमाया जाएगा, टरबाइन से ऊपर से फिर जनरेटर होगा, जनरेटर से आगे जाके वो पावर लाइन होगी जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उस जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जल कपाट है, यहाँ से जल छोड़ेंगे, टरबाइन घूमेगी। ठीक है, यहाँ से पानी तो बाहर चला जाएगा नदी में, लेकिन यहाँ पे उसको दोबारा से जनरेटर से पावर लाइन के द्वारा पावर हाउस में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें अब ये पानी जो जाता है ये भी जब हम छोड़ेंगे दूसरे पानी में तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हानियाँ होती है। ठीक है, क्योंकि ये पानी जो होता है जो जल में रहने वाले जीव या पेड़ पौधे उनके लिए काफ़ी
हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसके अगली वीडियो में हम जो वो अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग, उसको हम डिस्कस करेंगे।